हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आपने फाइनेंस का वीडियो देखा होगा एंड आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बेसिक्स कवर कर पा रहे हैं। तो आई वुड लव कि अगर मुझे कुछ भी फीडबैक आए ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में माइक को लेके सुना था कि मुझे माइक इम्प्रूव करनी चाहिए, तो अभी मैंने स्कीम्स पे वीडियो डाली है। पहली स्कीम डाली है डे एनआरएलएम और उसके सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो वो मैं चाहूँगी कि आप देख लेना। आई नो आई एम लेट इन पोस्टिंग वीडियो, मुझे आज पोस्ट कर देना चाहिए था, पर क्योंकि मैं इतने सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं ओवरवेल्म होके नहीं पोस्ट कर पाई। बट कल सुबह तक आपको ये इकोनॉमिक्स की पार्ट 1 और फाइनेंस का पार्ट 3 और डे एनआरएलएम का स्कीम पूरा मिल जाएगा। एंड यू नो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इससे एक तो आपका लैंग्वेज बिल्डिंग होगा और फिर आप एक दूसरे से सारे डॉट्स को कनेक्ट भी कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार हम सिलेबस पे एक लुक लेंगे और फिर तो सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक्स में दिया हुआ था कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, नेशनल इनकम है, और यहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री है और ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग सीन में दी गई हैं, पर आप देखोगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लो कि अगर हम पहले मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ लेंगे, पर हम ग्रोथ पर किस कॉन्टेक्स्ट में रहे, इकोनॉमिक्स के ना, इसीलिए हम पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री हमारी समझेंगे। ओके, वन सेकेंड, वही प्रॉब्लम फिर से। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री समझेंगे। ओके फाइन, अगेन, एंड देन हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ समझेंगे, नेशनल इनकम लास्ट में समझेंगे, और बीच में समझेंगे ओपनिंग ऑफ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई फिर से, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और हमने फाइनेंशियल सिस्टम में अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पढ़ा है। हम दो पार्ट्स में इसको कवर भी कर चुके हैं, तीसरा पार्ट कल सुबह आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं, हम एक-एक करके डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हम पहले उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग सिस्टम, और उसमें कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे नाबार्ड, एनएचबी, नाफिड और सिडबी, इक्सिम वगैरह को। ठीक है? तो धीरे-धीरे हम इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक ओवरव्यू था, तो आई थिंक इट वाज़ नॉट टू मच। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ लेट मी स्टार्ट। अ इकोनॉमिक्स पार्ट 1। तो फिर से यहाँ दिखा दे रही हूँ कि हम पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 में चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी को समझेंगे। इसकी पार्ट 2 आएगी वीडियो की, जिसको हम जिसमें हम ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और लास्ट में हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे। जब ये दोनों हमको समझ में आ जाएगा ना, तो हम ये टेक्निकल चीज़ें ईजिली कवर कर पाएंगे। आई होप दिस डजंट सीम सो हार्ड। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पीडीएफ बिल्कुल भी मेसी जाए। और अब हम एक सेकंड, हाँ, अब हम समझेंगे कि आज के वीडियो में टुडेज टॉपिक्स दैट आर वी विल कवर, ठीक है, दैट वी विल कवर, दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड मैं बोलने वाली थी, पर ठीक है। हम आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लेंगे, ठीक है। कैपिटल क्या होता है ये समझेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ कोटा और लैंड रिफॉर्म और सीलिंग को समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। पहले आपको सिर्फ सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, ताकि आपको वो चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। पर पहले सुनते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था, हम पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थे। तो जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो वहाँ पे इंडिया के साथ क्या हुआ कि इंडिया को बस एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह ब्रिटिश रिड्यूस कर देना चाहता था। रॉ मटेरियल हम जानते हैं, किसी भी सामान को बनाने के लिए जो उसका सबसे पहला चीज़ लगता है वो रॉ मटेरियल है। तो ब्रिटिशर क्या चाहते थे कि मान लो कि ब्रिटेन में कॉटन का ज़रूरत है, तो कॉटन यहाँ से बन के यहाँ आए, बस दैट्स इट। यहाँ कॉटन का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम ना हो, ठीक है। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल एंड नॉट दैट हार्ड। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी था। प्लीज फोकस ऑन द वर्ड्स दैट आई यूज। एग्रेरियन इकोनॉमी था, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड था,
ठीक है? इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड होने की वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को ऐसा माना जाता था कि इंडिया में कम है। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो इंडिया में हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी और अलग-अलग तरीके से भी हो रही थी। जैसे कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बंगाल का, ये यहाँ काम कर रहा था। ब्रिटिश caused twofold damage to industrial sector. What I'm trying to say, please understand, twofold damage किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज पे। पहला तो इंडिया को हमने सिर्फ एक एक्सपोर्टर बना के छोड़ दिया, यानी कि रॉ मटेरियल का सप्लायर। और दूसरा कि इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मार्केट बना दिया गया। स्प्रॉलिंग मार्केट का मतलब हुआ कि इंडिया को बस एक ऐसा मार्केट बना के छोड़ दिया गया कि भले ही हमने ही रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, पर बिकॉज हमारे यहाँ कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो जब सामान बन के वापस ब्रिटेन से हमारे पास आएगा तो हमें ही वो सामान ज़्यादा कॉस्टली वे में मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स हमें टू फुल डैमेज कॉज कर रहे थे और खुद वो डबल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है? तो ये आपने समझ लिया। बाकी इसमें जो हार्ड वर्ड्स थे जैसे अग्रेरियन इकोनॉमी था, फिर एक्सपोर्टिंग वाला बात मैंने बताई, ये सब मैं नोट्स में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जल्दी-जल्दी कॉपी करने की, यहाँ सुन लो पहले। तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। जब इंडस्ट्री बनाया गया, तो एक इंडस्ट्री हमारा बंगाल में सबसे पहले हमारा इंडस्ट्री कहाँ बना था? वेस्ट बंगाल में और दूसरा गुजरात में। तो साथ में ही है ये, ठीक है? बंगाल एंड गुजरात में हमारा बना था। और पहला इंडस्ट्री कौन सा है इंडिया का? इफ दिस क्वेश्चन एवर कम, द फर्स्ट इंडस्ट्री वाज टिस्को। ठीक है, 1907 में टिस्को आया था। और टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। पर एक इंडस्ट्री आ जाने से कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं था कि सारा इंडस्ट्री काम करने लगा था। तो हमें ऐसा फैक्ट्री चाहिए था जहाँ पे जिसको हम कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोल सकें। व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री है? कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि सिर्फ ऐसा कम फैक्ट्री नहीं जो सिर्फ सामान बना के दे रहा है, बल्कि ऐसा फैक्ट्री जहाँ से हम मशीन्स को भी इंडिया में ही जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि एटलास मशीन ही तो कॉस्टली था। ठीक है? अब ये सारा सिस्टम कैसे आया, ये तो हमने थोड़ा सा इंडस्ट्री का बैकग्राउंड समझ लिया, क्योंकि हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री में इंडस्ट्री अभी कवर करना था। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे हमारे। ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए था, उसमें कुछ भी लिखने वाला नहीं था। सबसे पहला इकोनॉमी टाइप है मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है? तो ये हो गया इकोनॉमी। और हम लोग इकोनॉमी को 3 पार्ट में समझेंगे और ये अभी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। Driven by the force of supply and demand with little to no government intervention, private individual and business owned resources. Very simple to understand कि जब हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बात करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, प्राइवेट ही सब कुछ ओन किया जा रहा है। बिजनेस क्यों रन किया जा रहा है? प्रॉफिट के पर्पज से, वेलफेयर के नहीं। ठीक है? और यहाँ क्या लिखा है? सप्लाई एंड डिमांड। तो इसको हम एक बार समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी साइकिल का ज़रूरत है, तो सिर्फ सबसे ज़्यादा साइकिल को प्रोड्यूस किया जाएगा। और क्योंकि ज़रूरत है तो उसको थोड़ा कॉस्टली करके प्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि लोग को नीड है तो दे विल परचेज ओनली, खरीदेंगे ही। और कंपनी को इससे हो जाएगा प्रॉफिट। तो दिस इज़ वन थिंग, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। उसके बाद फिर लेबर अगर चीप है, अगर लेबर चीप है मतलब क्या कि जो काम करने वाले लोग हैं, साइकिल अगर बेचेंगे तो साइकिल को बनाना भी तो पड़ेगा। अगर बनाने के लिए लेबर इजीली मिल जा रहे हैं तो हम वर्कर्स को रख लेंगे। अगर हमको लगता है कि मशीन से काम चीप में हो जा रहा है, एफिशिएंसी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है? यानी कि अच्छे से काम किससे हो रहा है ये मतलब नहीं है, किससे काम हो जा रहा है उससे मतलब है। तो वही बात है, सिर्फ उसी आइटम्स को सप्लाई करेंगे जिसका डिमांड है, उससे हमें होगा प्रॉफिट। और अगर लेबर चीप है तो लेबर, और कैपिटल तो फिर कैपिटल इंटेंसिव अभी हमने पढ़ा मशीनरीज के बारे में। अगर मशीन्स चीप है तो हम मशीन्स लगाएंगे। ठीक है? आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडिंग। कोई भी गुड्स जो है वो परचेजिंग पावर के बेसिस पे दिया जाता है। मान लीजिए कि मेरी अर्निंग इतनी नहीं है
कि मैं ये साइकिल खरीद सकती हूँ, पर इससे इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रीज़ का टारगेट पुअर पीपल थे ही नहीं, जिनके पास परचेज़िंग पावर है। यहाँ एक और टर्म हमने समझा, परचेज़िंग पावर का मतलब हो गया कि जो खरीद सकता है, ठीक है? जिसके पास है वही, जिसके पास पैसा है दे कैन बाय इट। पुअर का नीड यहाँ डिमांड नहीं है, आपका नीड उनका डिमांड नहीं है, ठीक है? मेन इश्यू क्या है, सॉरी मेन फोकस कहाँ पे है? प्रॉफिट पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो फिर बात है कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका ऑपोजिट भी आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, नॉन मार्केट इकोनॉमी। अभी हमने कौन सा पढ़ा? मार्केट इकोनॉमी, ठीक है? नॉन मार्केट इकोनॉमी में होता है कि बेसिक एमिनिटीज़ को फ्री में दिया जाता है। बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब हो गया यानी कि डेली ज़रूरत की चीज़ें। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक फरारी चाहते हो तो वो आप गवर्नमेंट दे देगी, नहीं। लेकिन अगर आपको एक बेसिक बाईसाइकिल का ज़रूरत है घर में, तो वो गवर्नमेंट देगी। यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन भी, प्राइसिंग भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी। प्रोडक्शन यानी कि सामान बन रहा है, प्राइसिंग मतलब उसका कॉस्ट कितना होगा कि लोग उसको अफोर्ड कर सके, और डिस्ट्रीब्यूशन कि वो किस तरीके से लोगों में बटेगा, ठीक है? यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है कम्युनिटी की नीड्स को ओवर इंडिविजुअल प्रॉफिट। अब लेकिन कम इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब सारा काम स्टेट खुद ही कर रहा है, तो चॉइस नहीं है। अब मान लो कि किसी ने डिसाइड किया कि सिर्फ पिंक बाइक्स ही बनेगा, तो कलर चॉइस नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई बाहर के मार्केट में जाएगा और देखेगा कि अरे पिंक भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, वाइट भी है, ब्लू भी है, तो ये क्या होता है? एक कंपटीशन हटाने वाली चीज़ है। तो लोग आपस में कुछ प्रॉफिटेबल कर ही नहीं रहे, वो काम करेंगे फिर भी इनकी सैलरी पहले से डिसाइडेड है, तो वो भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया हो कि बेसिक कम्युनिटीज़ को फ्री किया जाता है, बजट फ्रेंडली सामान बनाया जाता है, फ्री हेल्थ केयर मिल जाता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लिबर्टी, फ्रीडम, सब कुछ एब्सेंट है, क्योंकि आप अपने से चॉइस ही नहीं कर सकते। आपको मिल जाएगा बेसिक्स, लेकिन आप चॉइस नहीं कर सकते। इसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड टर्म वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ किसी भी दो कंपोनेंट को मिक्स किया जा रहा है। यानी कि यहाँ कौन से कंपोनेंट को मिक्स किया जा रहा है? मार्केट प्लस नॉन मार्केट। A hybrid system that combines private enterprises with government regulation and public service. Private enterprises market का feature, government regulation non market का feature. It is the most common system in the modern world. अभी के टाइम में most of the लोगों ने mix system को ही चूज किया है। तो हम जब सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने चाहिए, उनको कैसे बनाना है, ह्यूमन लेबर यूज़ करना है या लेबर इंटेंसिव रखना है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जब इसमें फरारी आएगा तो प्राइवेट कंपनी बोलेगा कि ये तो एक प्रॉफिट का चीज़ है, जो अमीर है वही अफोर्ड कर सकता है, तो ये प्राइवेट कंपनीज के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा बाईसाइकिल है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसका प्राइस हम सब्सिडाइज कर देंगे। सब्सिडाइज हमने फाइनेंस में पढ़ा है क्या होता है, यानी कि हम इस पे कुछ छूट दे देंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको बेच देंगे ताकि लोग अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये एक डिमांड नहीं है, ये बस एक नीड है, ठीक है? इसके लिए डुअल ओनरशिप आया कि प्राइवेट कंपनीज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस साथ में कोएग्जिस्ट कर लेगा। गवर्नमेंट इंटरवीन करता है मोनोपोली को, मतलब ये कंपनी है, ये एक सामान बनाना शुरू कर दी, अब ये सामान सबका नीड है पर और कोई बना नहीं रहा है, तो अब ये सब बात है कि ये कॉस्टली करके बेचेगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आता है और बोलता है नहीं, आप एक तो ऐसे रेट पे नहीं बेच सकते, और फिर गवर्नमेंट उसको ही सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, या फिर और कंपनीज ऐसी बनती है जो फिर सेम चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट और मार्केट यहाँ टुगेदर काम कर रहा है। मार्केट गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो चीज़ मार्केट नहीं प्रोवाइड कर सकता है या फिर कॉस्टली प्रोवाइड कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट देती है। पहले इंडिया भी यही फॉलो करता है, बिगिनिंग से भी, शुरू से ही। पहला कंट्री जो मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके आया था वो है फ्रांस। तो आई थिंक ये भी हमारा कवर हो गया। देखो, जीडीपी इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म।
और जीडीपी के साथ और बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। पर अभी हम इसको बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि हमको आगे का स्टोरी समझना है, क्योंकि अभी हम स्टोरी समझ रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री समझ रहे हैं, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे पार्ट 3 में, तब वहाँ पे हम जीडीपी और उसके सारे कंपोनेंट्स को पढ़ लेंगे। एक सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे जीडीपी के बारे में, आपको इतना जानना है कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये फाइनल, सॉरी एक सेकेंड, ये मार्केट का जितना भी सामान है, और सामान को हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्स, उसका फाइनल वैल्यू है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, एक केक का दुकान है। तो यहाँ पे पहले केक बनाने के लिए हमको आटा चाहिए, तो आटा फार्मर ने 50 रुपए में दिया। अब आटा जाएगा मैन्युफैक्चर होने के लिए, वहाँ पे उसको ब्रेड बनाया जाएगा, तो वो 50 रुपीज़ में खरीदा और 100 रुपया खुद से लगाया, ठीक है। तो उसका टोटल सामान हो गया, सॉरी 100 रुपया, वो 50 रुपया लगाया, 50 का प्रॉफिट बेच के वो 150 में बेचा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंपनी इसमें और सामान ऐड कर दी और ये केक बना दी। केक बनाने के बाद ये इसको 250 में बेची, पर अब गवर्नमेंट इस पे टैक्स भी तो लगाएगी, तो जीएसटी लग गया, तो ये टोटल सामान 300 का हो गया। तो ये जो 300 है ये जीएसटी है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये जीडीपी है हमारा टोटल का। लेकिन यहाँ पे इस फार्मर को फायदा कितना हुआ, 50 रुपया का। इस मैन्युफैक्चरिंग वाले को फायदा कितना हुआ, 100 रुपया का। और केक वाले को कितना का फायदा हुआ, 150 में उसने खरीदा और 150 में उसने और बेचा, जिसमें से 50 का टैक्स दे देगा, पर उसको 100 रुपया का फायदा हुआ। तो ये जो फायदा हर एक पॉइंट पे अलग अलग डिपार्टमेंट को हो रहा है, ये होता है जीवीए। और जो टोटल आउटकम निकल के आता है वो होता है जीडीपी। आई होप कि अभी हम बेसिक समझ चुके हैं। इसको एक बार बड़े स्तर पे समझेंगे। जीडीपी क्या हुआ, मान लो कि एग्रीकल्चर से हमारे कंट्री को 200 रुपये का फायदा हुआ, इंडस्ट्री से हमारे इंडिया को 100 रुपये का फायदा हुआ, और क्वार्टरनरी सेक्टर से यानी कि डॉक्टर सर्विस सेक्टर से इंडिया को 500 का फायदा हुआ। तो ये टोटल मिला के 800 हो गया। ये हो गया हमारा जीडीपी। लेकिन इस सेक्टर को कितना का फायदा हुआ, 200 का। इस सेक्टर से भारत में कितना पैसा आया, 100 रुपया। इस सेक्टर से कितना आया, 500। तो ये हो गया जीवीए। और जीवीए हर सेक्टर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन को नोट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। तो आई होप ये भी समझ में आ गया है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब हम समझते हैं, एक सेकेंड, ग्रोथ फैक्टर्स को। अब हम अपने कंट्री को ग्रो कैसे करवा सकते हैं। पहला तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। यानी कि हमको मॉडर्नाइजेशन का यहाँ क्या मतलब हुआ, कि जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उस नए टेक्नोलॉजी से हमको मैच करना है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो इक्विटी चाहिए। इक्विटी भी हम फाइनेंस में पढ़ चुके हैं। इक्विटी का मतलब होता है कि इक्वालिटी। तो हर सेक्टर पे इक्वली ध्यान देना होगा, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो। फिर जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको हम साथ में मिलकर अडॉप्ट करेंगे। और फिर सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमको उस टेक्नोलॉजी में किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सेल्फ रिलायंस बन जाना है, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ। अब इंडिया में ये ग्रोथ नहीं हो रहा था, ठीक है। कब, बिफोर 1991। क्योंकि 1991 में ग्रोथ हुआ थ्रू एलपीजी, जिसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। पर अभी हम क्या समझने वाले हैं, ग्रोथ होने का पहले का कहानी और ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा था। तो बेसिकली देखो, पहला बात तो हम इतने साल से हमारे पास ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी पूरी तरीके से इंडस्ट्री को ड्रेन कर दिया था। तो हमारे पास इनफ कैपिटल ही नहीं था। कैपिटल का मतलब है यहाँ पे बेस मनी, यानी कि अपना पैसा भारत का, ठीक है, था ही नहीं। दूसरा बात है कि हमारी ज़रूरतें ही बाहर के
कंट्री से पूरी हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मार्केट बना के छोड़ दिया गया था। तो हमारा अपना मार्केट इतना बड़ा था ही नहीं। गवर्नमेंट का भी गलती था। गवर्नमेंट को पहली बार सरकार चलाने के लिए मिला तो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या कर दिया, एक सेकंड रुक जाना। एक सेक्टर पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी। गवर्नमेंट हर चीज़ अपने अंदर लेने लगी कि अगर हम चलाएँगे तो बहुत अच्छे से चलाएँगे, अगर किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो गलत हो जाएगा। और ये डाउट सही भी था, क्योंकि आप नॉर्मली सोचो कि 200 साल अभी किसी कंट्री को दूसरे कंट्री ने कोलोनाइज़ किया है, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने बिज़नेस पार्टनरशिप में उनको इंक्लूड करना चाहा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है? पर ये चीज़ जितना बेनिफिट नहीं कराया उससे ज़्यादा का नुकसान करा दिया। तो अभी कहाँ गया इंडस्ट्रीज के मामले में। देखो वी आर बार बार फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज बिकॉज आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमें चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी को पढ़ना है, ठीक है। तो जो अलग से पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन पहले सिलेबस को ही कंप्लीट करके चलना है। तो रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए पहले तो कहा गया कि आप गांव में जाके, सबसे बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्री बनाओ। तो वहाँ अगर फैक्ट्री बनेगा तो वहाँ लेबर्स को, वहाँ के अगल बगल के लोगों को काम मिलेगा। काम मिलने से वर्क जनरेट होगा। वर्क जनरेट होने से फिर उनको सैलरी मिलेगा। सैलरी मिलने से क्या होगा, उनका लाइवलीहुड्स सही हो जाएगा। तो ये सरकार चाह रही थी। तो इसके लिए पहले तो किसी कैपिटलिस्ट को समझना पड़ेगा, जिसके पास पहले से पैसा है वही किसी को जॉब दे सकता है ना। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि आप बनाइए, तो आप अगर उन लोगों को जॉब दीजिएगा तो ऑब्वियस बात है हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडाइज कर देंगे। आप बैकवर्ड एरिया का लैंड ले रहे हो, इसके लिए हम आपको कम दाम पे लैंड को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लार्जली शुरू में क्या, किस टाइप का इंडस्ट्रीज बन रहा था, कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, ठीक है, सबसे ज्यादा यही। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज पार्ट पार्ट में डिवाइड होने लगा, जैसे कि 3 पार्ट में। एक था टोटली प्राइवेट, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी। दूसरा गवर्नमेंट का ही था प्लस प्राइवेट भी था, ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट ही मेन था। और तीसरा जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट का था। यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी। यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिल के काम कर रही थी, और ये गवर्नमेंट का था तो इसमें प्राइवेट नहीं इंटरफेयर कर सकता था। तो अभी क्या था कि अब आपको फैक्ट्री सेटअप करना है तो आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस, ठीक है। तो ये लोग क्या किया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने लगा, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पहला चीज किया गया। अभी हमने पढ़ा था कि हमको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आज कंप्लीट करना है। प्लीज इग्नोर माय हैंड राइटिंग, बट अगर आप मेरा बात सुनेंगे तो फिर इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम इम्पोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि हमारी कंट्री को इस चीज़ का ज़रूरत है, तो रैदर देन कि हम ये बाहर से मंगवाएं, हम इसको यहीं पे बनाएंगे सब कुछ स्क्रैच से। तो अब कोई चीज़ बनाने के लिए लेकिन ऐसे ही नहीं ना बन जाता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, लोग चाहिए, कैपिटल चाहिए, फिर उसका मार्केटिंग करना होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से लॉट ऑफ टास्क, तो सब कुछ यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं था, तो कोई कुछ चीज़ों को मंगवाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करने के लिए 2 क्वांटिटेटिव मेजर्स लेके आया सरकार, ठीक है। क्वांटिटेटिव इज द वर्ड बिकॉज पहला चीज आया टैरिफ, दूसरा चीज आया कोटा, ठीक है। टैरिफ का मतलब हो गया डायरेक्ट टैक्स, कि ये इतना गुड्स आपने मंगवाया है। गुड्स मैंने अभी बता दिया था, आई डोंट थिंक आप प्रॉब्लम हो रहा होगा। कोई भी सामान आपने मंगवाया है, इस सामान पे पर सामान आपको 10 रुपये टैक्स लगेगा। कोटा का मतलब था कि आप 10 बॉक्स ही मंगवा सकते हो। हम 10 रुपये टैक्स भी लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम टैक्स ले रहे हैं तो आप 100 बॉक्स मंगवा लें, नहीं, आप 10 बॉक्स ही मंगवा सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन था। तो कितना क्वांटिटी में सामान मंगवा रहे हैं इसके लिए कोटा था, और पर सामान कितना टैक्स लगेगा उसको टैरिफ बोलते हैं। तो ये एक रेट डिसाइड हुआ होगा ना, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव मेजर बोलते हैं, क्योंकि हम इसका रेट को जानते हैं, हम इसके रेट को
पता कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जूट कॉटन आगे बढ़ा, लेकिन इतना ही नहीं हुआ कि सिर्फ़ जूट ही कॉटन बना। अब क्योंकि हमने बोल दिया था कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि सुनने से भी याद होता है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो यानी कि और भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बनी होंगी, राइट? तो पब्लिक सेक्टर में जाने के कंट्रोल से डेवलपमेंट में लेट तो हुआ, डेवलपमेंट वाज़ लेट, पर डेवलपमेंट आया। पर कुछ ऐसे सेक्टर थे जो सब कुछ गवर्नमेंट अपने ओन करके रखा था, चाहे प्राइवेट का भी अगर है भी, लेकिन तभी गवर्नमेंट ने नहीं, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, आप हमारे हिसाब से इतना ही सामान मंगा सकते हो, हर सामान पे आपको इतना ही टैक्स मिलेगा। तो प्राइवेट कंपनी वैसे भी, अभी हमने समझा कि मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनी लॉस क्यों करवाएगी अपना, कोई भी कंपनी नहीं करवाएगी लॉस। इसके लिए हम्म तो इसके लिए कोई कोई चीज़ें बहुत लेट हो गई, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन सर्विसेज बहुत लेट आई इंडिया में। वी नो ऑल अबाउट, हम लोग को पता है कि बीएसएनएल वाज द फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी देखो, लाइसेंस का मिसयूज भी बहुत हुआ। देखो डिसाइड क्या हुआ था कि ये एक कंपनी है, अब इसको एक सामान बेचना है, लाइसेंस लगेगा। नया फैक्ट्री बनाना है, लाइसेंस लगेगा। नया लैंड लेना है, लाइसेंस। यानी कि एक कंपनी एक बार किसी चीज के लिए लेके फ्री नहीं हो सकती। और इसका जितना बार आप लाइसेंस लीजिएगा, तो ऐसे फ्री में लाइसेंस तो नहीं मिल रहा है, उतना बार पेमेंट कीजिए। तो लाइसेंस का मिसयूज कैसे हुआ? क्योंकि जो पहले से जो बिग इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उन्होंने कैपिटल होने की वजह से लैंड लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे मिल जा रहा था, पिछड़ा इलाका में लेने की वजह से। तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज तो बन ही नहीं पाई, उनको तो हैम्पर हो गया। अपने कॉम्पिटिटर को कैंसिल करने की वजह से इनका डेवलपमेंट भी इन्होंने साथ में बहुत हैम्पर कर दिया। फॉरेन कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्शन भी क्रिटिसाइज हुआ। मान लो कि अगर कोई सामान कोई बाहर जाके बेच रहा है 2 रुपए में, टोटल सामान हमको 2 में मिल जा रहा है, और उसको यहाँ बनाने में 2 रुपया लग रहा है, उसको सजाने में 1 रुपया लग रहा है, उसका टैक्स देने में 1 रुपया लग रहा है, फिर मार्केट में वो एक टैक्स लेके आ रहा है, सेम सामान हमको 5 रुपया का मिल रहा है। तो लोगों के लिए तो महंगा पड़ गया ना। भले ही गवर्नमेंट सोच रहा है कि अरे वाह हम सब कुछ ग्रो करवा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये चीज था। इसकी वजह से मोर हार्म हुआ rather देन गुड। फिर भी बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने, अब हमने ये इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा एग्रीकल्चर का समझेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे हम नहीं हुआ, अब मानो कि HIV सीड्स आया। HIV सीड्स हम जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आया। ये बेसिकली तो हर चीज़ के लिए आने का बात था, लेकिन HIV सीड्स बेसिकली वीट प्लस राइस के लिए आया। तो अभी क्या हुआ कि वीट प्लस राइस के लिए आया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, HIV सीड्स क्या था, बाहर का टेक्नोलॉजी था, अगेन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी था, तो इसको कोई कैसे खरीद पाएगा? रिच फार्मर्स तो खरीद ले रहे हैं, जमींदार लोग तो उस वक्त के खरीद ले रहे हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर कैसे खरीदेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे उनको, एक सेकंड, सब्सिडाइज्ड रेट पे फर्टिलाइजर भी देंगे और सीड्स भी देंगे, ताकि वो भी काम कर सके, क्योंकि हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करना था। एग्री के केस में दो और चीज हुआ, लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग। ठीक है, लैंड रिफॉर्म को बोला गया कि मान लो कि तुम्हारा ये जमीन है, लेकिन इस पे कोई दूसरा बंदा आके काम करता है, उसको हम बोलते हैं टाइलर। ठीक है, तो टाइलर आके काम करता है, तो काम तो वो कर रहा है, लेकिन लैंड तो मेरा है, उसको सिर्फ 1% बेनिफिट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट कहा कि नहीं, ओनरशिप इसको भी मिलेगा इसमें। मतलब लैंड किसी का भी हो, किसी का भी फोर फादर्स लोग लैंड रखा है, लेकिन अब टाइलर को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड कर लिया। तो इसको बहुत लोग अपोज किया, इसमें भी बहुत तरह का मिसयूज हुआ। तो ये चीज़ गवर्नमेंट का फेल कर गया था। लैंड सीलिंग भी फिक्स करने का कोशिश किया गया, जब कोई लैंड देने के लिए तैयार नहीं था, तो गवर्नमेंट दूसरी चीज़ लेके आई। सीलिंग मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कि अब आप एक बंदे हैं तो एक ही हेक्टेयर रखेगा, ये एग्जाम्पल है। लेकिन जिसके पास 200 हेक्टेयर है, अचानक से, क्योंकि लैंड क्या है, एक एसेट है, एसेट हम जानते हैं, हमने फाइनेंस में पढ़ा है,
कि ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, कल को उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर आज सरकार तो सोचेगी कि 200 है, तो हम एक-एक, एक-एक करके बहुत सारे लोगों को दे देंगे, तो सबके पास ज़मीन हो जाएगा, सब फार्मर्स अफ़ोर्ड कर पाएँगे खाने-पीने। लेकिन जिसका जिसका सामान है, वो तो अपोज़ करेगा ही, तो दोनों साइड से सही डील था। इस चीज़ की वजह से इस पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और ये सारी चीज़ें भी बहुत दिन तक डिले होती रही। तो यहाँ देखेंगे हम प्रॉब्लम्स व्हाई इंडस्ट्री कुड नॉट फ्लरिश इन इंडिया इफ दिस इज द क्वेश्चन बिकॉज दे हैव सीरियसली टोल्ड यू टू स्टडी ओवर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे पहला तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे कि रिप्लेस किया गया इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, टैरिफ लगाया गया, कोटा लगाया गया, लाइसेंस राज लेके ये लोग आ गया। लाइसेंस राज की वजह से जो बिग कंपनीज थी वो अपना कंपटीटर को कैंसिल करने के लिए, और क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रहा था तो वो लैंड लेने लगी, तो ये जितना बेनिफिट नहीं किया उससे ज़्यादा नुकसान कर दिया। फॉरेन कॉम्पिटिटर्स कोई सामान को चीप में बेचने के लिए तैयार थे, बट इंडिया में उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना कॉस्टली पड़ रहा था। गवर्नमेंट सोच रहा था कि हर सेक्टर को फ़ायदा होगा, लेकिन हमें बनाने में भी तो उतना पैसा लग रहा था। अगर हम उतना का खरीद लेते तो हमारा तो पैसा सेव ही हो जाता। इस चीज़ को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया और इस रीज़न से इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पाए इंडिया में। ठीक है, लाइसेंस राज और मिसयूज भी हमने समझ लिया टॉपिक में कि एक कंपनी है, उसको बोला गया ठीक है आपको लैंड चाहिए, लाइसेंस, इसमें सामान बनाना है, लाइसेंस, सामान बेचना है, लाइसेंस, दूसरा प्रोडक्ट भी आप बेचना चाहते हो, चलो उसका अलग से लाइसेंस लो, तीसरा प्रोडक्ट उसका अलग से लाइसेंस लो, आप यहाँ बेचना चाहते हो लाइसेंस, वहाँ बेचना चाहते हो लाइसेंस। तो इतना सारा लाइसेंस के चक्कर में गवर्नमेंट को लगा कि हम अर्न कर रहे हैं, और बिग कंपनीज फ्लरिश करती गई, लेकिन स्मॉल कंपनीज नहीं कर पाई। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री ऊपर लेवल पे ग्रो हुई, नीचे लेवल पे एग्रीकल्चर हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया का पूरा हैम्पर हो गया, और इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक बार वापस देख लेते हैं। हमने सोशलिस्ट मिक्स और कैपिटल इकोनॉमी समझ लिया, कैपिटल क्या होता है पता चल गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लैंड रिफॉर्म एंड सीलिंग समझ लिया। अब हम जब दूसरा टॉपिक लाएंगे ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें वहाँ पे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, एफआईआई और एफपीआई के बीच का डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये हमें समझ में आ जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। मैक्रो स्टेबलाइजेशन समझ में आ जाएगा। एक वीडियो में मैंने बहुत कुछ नहीं डाला है क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता है कोई अगर एक वीडियो में बहुत कुछ समझाने लगता है तो। डिसइन्वेस्टमेंट समझेंगे, और जब ये सारा फैक्टर हमको समझ में आ जाएगा, जब हम समझेंगे कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तब हम समझेंगे कि जीडीपी और नेशनल इनकम इसके थ्रू इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट कैसे होता है, और इससे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। ताकि जैसा कि हमने सिलेबस में हमारे देखा कि हमारा नेशनल इनकम में दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक हिस्ट्री और ओपनिंग अप, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम दूसरा पार्ट समझ पाएंगे जिसमें पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। फिर उसका पॉवर्टी एलिवेशन से पहले हमको ये समझना है इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे समझ लेंगे। आई होप कि आज का वीडियो वर्थ इट था, इट डजेंट सेम बोरिंग और समथिंग, और आई होप कि आप इसको खुद से नोट्स बनाओगे, सेल्फ नोट्स जो आपने सुना उस पे, और इस पे बहुत नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि क्या बनाना है इस हिस्ट्री पे। लाइसेंस राज का बना सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे हमने समझा कि टैरिफ क्या होता है, कोटा क्या होता है, इसको क्वांटिटेटिव मेजर बोलते हैं, ये सब चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि ये रिवीजन से याद होता है। और तो कुछ ऐसा है नहीं, इसीलिए थैंक यू। पार्ट 2 भी कल रात तक आ ही जाएगा।